laws of chemical combinations. कॉम्बिनेशन पहला लॉ देखते हैं. फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो आपको पता ही है क्या है. कंजर्व मतलब फिक्स है ना, और मास मतलब मास फिक्स रहता है. कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें रिएक्टेंट, एक साइड रिएक्टेंट होंगे, एक साइड प्रोडक्ट होंगे, तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो ऑलवेज इक्वल होता है प्रोडक्ट के टोटल मास के. मतलब मास में चेंज नहीं होता, कंजर्व रहता है मास. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे मैंने ले लिया N2 plus 3H2 gives twice NH3. ये अमोनिया का क्रिएशन हेबर्स प्रोसेस, इसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं. हेबर्स प्रोसेस, इस हेबर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनता है इंडस्ट्री में. तो हेबर्स प्रोसेस में क्या है, N2 plus 3H2 gives twice NH3. तो नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कितने मोल लिए 3, तो अमोनिया के कितने मोल बन गए 2, है ना. तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा, एक नाइट्रोजन का मास होता है एक एलिमेंट का 14, और दो है तो कितना हो गया 28. हाइड्रोजन में एक कितना होता है 1, दो का कितना हो गया 2H2 है, दो का हो गया 2, और कितने मॉलिक्यूल है 3, तो 2 × 3 6. अब देखो नाइट्रोजन का कितना है यहाँ, हाइड्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 3 है तो +3, और कितने मॉलिक्यूल है 2. सॉल्व कर देते हैं. 28 + 6 कितना हो गया 34, और यहाँ पे 2. 17 + 3 कितना होगा 14 + 3 17, सॉरी 34 = 34. तो देखो मास कंजर्व है ना. केमिकल रिएक्शन के अंदर मास कंजर्व रहता है. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ये क्या है. डिफाइनाइट मतलब क्या, फाइनाइट मतलब फिक्स, डिफाइनाइट भी मतलब फिक्स, इनफाइनाइट मतलब फिक्स, है ना. डिफाइनाइट मतलब भी फिक्स. तो प्रोपोर्शन जो है किसी भी कंपाउंड का वो फिक्स रहता है. जैसे मान लो कि ये इंडिया है ना, ये इंडिया, ये है चाइना. आजकल ज्यादा बात हो रही है कोरोना का, इसलिए चाइना का नाम याद आ गया. और ये है मेरे फेवरेट सिटी इस्तांबुल है ना. अब देखो इंडिया के अंदर कंसीडर करोगे, कंसीडर क्या करो है, इंडिया के अंदर वाटर का फॉर्मूला क्या है H2. केमिकल फॉर्मूला जो वाटर इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है उसका केमिकल फॉर्मूला H2 है. चाइना के अंदर क्या होगा, चाइना के अंदर भी H2 ही है, और इस्तांबुल के अंदर जो वाटर का फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला वो भी H2 ही है. इसका मतलब ये है कि जगह पर डिपेंड नहीं करता वाटर का फॉर्मूला, है ना. जगह पर डिपेंड नहीं करता वाटर का फॉर्मूला. वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, चाहे अर्थ से बाहर चले जाओ, चाहे अर्थ के अंदर ही चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वाटर का फॉर्मूला H2 है, मतलब H2 ही है. वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन के एलिमेंट और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट होता है, चाहे इंडिया में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे इस्तांबुल में हो, कहीं पे भी हो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन. मतलब वाटर के अंदर डिफाइनाइट प्रोपोर्शन है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होगा. नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, तो मतलब अभी देखो, अभी उससे पहले पढ़ा था लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन. डिफाइनाइट मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बन रहा है तो हमेशा वाटर ही बनेगा, है ना. ये तो बोली बात कि वाटर चाहे कहीं पे भी चले जाओ सेम यही फॉर्मूला रहेगा. और जहां दुनिया के किसी भी जगह पर, वर्ल्ड की किसी भी जगह पर अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ऐड होता है तो वाटर क्रिएट होता है. बट ये वाला लोग इससे थोड़ी सी उल्टी बात कह रहा है, बट ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. देखो ये वाला लोग क्या कह रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन. जैसे कंसीडर करो वाटर के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ, उन दोनों में रिएक्शन करें तो क्या होगा, वाटर बनेगा. बहुत बढ़िया. अब वाटर के हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, 2 एलिमेंट, और ऑक्सीजन के भी अगर 2 एलिमेंट आ जाए तो क्या बनेगा H2O2. ये तो क्या है एक्वा वाटर, और ये क्या है हाइड्रोजन तेरा
ऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये एक्वस है, वाटर है, तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड। तो जब किसी एक, जब क्या है कि व्हेन टू एलिमेंट्स reacts with each other by taking one element proportion as constant and other one proportion as variable, these combination creates different compounds. क्या मतलब है देखो, when two elements react with each other, दो एलिमेंट्स, ये एलिमेंट रिएक्ट विद ईच अदर, यहां पे भी दो एलिमेंट रिएक्ट विद ईच अदर बाय टेकिंग वन एलिमेंट प्रोपोर्शन एज कांस्टेंट। वन एलिमेंट जैसे इन दोनों, यहां पे भी दो, यहां पे भी दो, तो ये तो फिक्स है कि H2 इसमें भी है, इसमें भी H2 है, तो वन एलिमेंट प्रोपोर्शन एज कांस्टेंट, एक एलिमेंट का प्रोपोर्शन तो कांस्टेंट ले लिया H2 एंड अदर वन प्रोपोर्शन एज वेरिएबल, और अदर वन का वेरिएबल ले लिया, इसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, तो वेरिएबल अलग अलग ले लिए। दीस कॉम्बिनेशन क्रिएट्स डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इन दोनों, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक अलग कॉम्बिनेशन, ये अलग कॉम्बिनेशन, ये अलग अलग कंपाउंड क्रिएट करेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक क्या कहता है? गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक लॉ क्या है? इसने बहुत इजी बात बोली है, अगर ये नहीं बोलता तो तुम या मेरे में कोई बोल ही देता, हो सकता था ये तुम्हारे नाम पर ये लॉ होता। देखो कितनी सिंपल चीज बोली, इसने बोला जैसे N2 और 3H2 gives twice NH3। बेसिक एग्जांपल है, उसने क्या बोला कि मोल्स देखो, इसके कितने मोल है? एक मोल, आगे जो नंबर होता है वो मोल होता है, इसके 3 मोल और इसके 2 मोल। तो गे-लुसाक ने ये बात बोली कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे तो गारंटीड है कि 2 मोल अमोनिया के क्रिएट हो जाएंगे, 2 मोल अमोनिया क्रिएट हो जाएगा। सही बात है, ये वाली बात बोली सिंपल सी। या फिर ऐसे भी बोल सकता था, हमें पता है ना कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है एनटी के ऊपर और एसटी के ऊपर। नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर पर या फिर स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पर 1 मोल कंपाउंड का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, और इसका कितना हो जाएगा इस हिसाब से? 67.2 लीटर। तो इसने ये बात बोली, और इसका कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर। तो इसने ये बात बोली कि अगर 22.4 लीटर नाइट्रोजन और 67.2 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो गारंटीड है 44.8 लीटर अमोनिया क्रिएट हो जाएगी। ये गे-लुसाक ने बोला। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा तभी बनेगा। अगर ये ज्यादा होगा या फिर ये ज्यादा होगा या फिर ये कम हुआ या फिर ये ज्यादा होगा, कुछ भी इधर गड़बड़ी हुई रिएक्टेंट्स में, तो गारंटीड है प्रोडक्ट में भी गड़बड़ी होगी। मतलब अगर रिएक्टेंट इक्वल अमाउंट में नहीं है तो प्रोडक्ट भी वो उस अमाउंट में नहीं बनेगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट नाम का एक टॉपिक आएगा नेक्स्ट थोड़ी देर बाद, वो बताऊंगा मैं आपको, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन एवोगैड्रो लो। इसने बहुत इजी बात बोली। इसने क्या बोला कि 1 मोल जो कंपाउंड होता है, कोई सा भी कंपाउंड, चाहे वाटर ले लो, चाहे नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन गैस ले लो, चाहे ऑक्सीजन गैस ले लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, है ना। 1 मोल कंपाउंड है तो उसके अंदर गारंटीड है कि 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स 1 मोल कंपाउंड जो है always have 6.02 × 10⁻23 number of molecules। ये वाली बात बोली, है ना। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट
डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन आया, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम के अंदर सबसे पहले एक डॉल्टन की थ्योरी थी, सबसे पहली थ्योरी डॉल्टन की है। उससे पहले भी छोटे मोटे साइंटिस्टों ने दी होगी बट इतनी रिलेवेंट नहीं है जितनी डॉल्टन की है। बट ये बात भी पक्की है कि डॉल्टन की थ्योरी की सारी चीजें गलत प्रूव हो चुकी है आज के टाइम में, बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गलतियों से ही तो सीखते हैं अपन। जब गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो गलती देखो डॉल्टन की क्या गलती थी। तो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी की पहली बात उसने बोली कि एटम इज indivisible, एटम इज इनडिविजिबल, मतलब एटम को ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दी, इसका इस स्टेटमेंट का मतलब है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम। जबकि गलत बात आज के टाइम में हमें पता है कि मैटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, सॉरी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे छोटे, तो और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, पोजिट्रॉन है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ये वाली बात तो गलत है। फिर दूसरी वाली बात बोली कि सेम टाइप ऑफ एटम हैज सेम मास, सेम टाइप ऑफ जो भी एटम है उनका मास सेम होगा, ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि आइसोटोप का कॉन्सेप्ट है ना, आइसोटोप, उस आइसोटोप के कॉन्सेप्ट ने इस बात को गलत प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि आइसोटोप क्या है? जैसे कार्बन के आइसोटोप, ये 3 कार्बन के आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है? इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो अब इसने कहा कि सेम टाइप ऑफ एटम, तो कार्बन सारे एटम सेम टाइप के, तो ये सेम मास, बट यहां पर डिफरेंट मास है 12, 13 और 14, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। फिर थर्ड आई कि डिफरेंट टाइप ऑफ atoms have different masses। अब इसने कहा कि अगर एटम डिफरेंट है तो गारंटीड है मास भी डिफरेंट होगा, ये वाली बात भी गलत होगी। क्यों? क्योंकि नया कॉन्सेप्ट आया आइसोबार्स का। आइसोबार का कॉन्सेप्ट क्या है कि एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, दीज आर कॉल्ड आइसोमास। तो एटॉमिक मास सेम, देख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कार्बन के ले लेते हैं, कार्बन C14 और एक 7 9 14, नाइट्रोजन की तो ये है ना। तो ये है आइसोबार्स है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास सेम, है ना। तो अब इसने क्या कहा था? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कार्बन नाइट्रोजन हैव डिफरेंट मासेस, जबकि मास तो सेम, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है ना। तो डॉल्टन की ये एटॉमिक थ्योरी है, ये बेसिक चीजों को ही मतलब अब सारी इसकी बेसिक चीजें रॉन्ग प्रूव हो चुकी है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बट इस एटॉमिक थ्योरी से हमें ये तो पता लगा कि आइसोटोप और आइसोबार नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास है, बट ऐसे एज ए मतलब थ्योरेटिकल बात करने के लिए क्या है कि साइंटिस्टों ने बोल दिया कि एक स्टैंडर्ड सेट दे दिया कि कार्बन 6 है ना, कार्बन 6 जिसका एटॉमिक मास 12 है ना, उसका एक मॉलिक्यूल का जो मास है, वन मॉलिक्यूल मास, उसका एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसको उसका 1/12 पार्ट, उसका 1/12 पार्ट जो है, उसका 1/12 पार्ट जो होता है उसको आप कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसको कहते हैं? कि कार्बन 6 से 12 के एक मॉलिक्यूल के मास का 1/12 पार्ट जो है वो 1 AMU के इक्वल होता है। 1 AMU मतलब A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास और U फॉर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। AMU को आजकल 1 U के इक्वल भी लिखते हैं, मतलब यूनिट, बेसिकली यूनिफाइड, ठीक है। एटॉमिक मास के बारे में इतना बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एटॉमिक मास के बारे में, बाद में अपन करते हैं बात एवरेज एटॉमिक मास की। वो आइसोटोप्स में बता ही दिया। आइसोटोप में जैसे कैसे देखो, कार्बन 6C12, 6C13 और 6C14, तो ये वाला जो है 98% होता है कंपाउंड
अर्थ के अंदर 98% ये मिलता है, ये लगभग मिलता है, ये 1.9% मिलता है, ये 0.1% मिलता है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज मास निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज मास निकालने का तरीका देखो, अमाउंट टू बी फाउंड इन अर्थ में ये 98% मिलता है, ये 1.9 और ये 0.1%। याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। तो एवरेज मास कैसे निकालना, 12 into 98 upon 100 plus 13 into 1.9 upon 100 plus 14 into 1 upon 100 अपॉन क्या करना, देखो इसका भी, इसका सबसे ज्यादा परसेंट आएगा 98%, इसका 1.9%, इसका 1% आ जाएगा। तो बस इसको सोल्व कर लो, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में अपन करते हैं तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एवरेज मास में अपने को ये करना है कि परसेंटेज ले लिया और अपॉन में 12 into 3 करना, अपॉन में कितना करना, 12 into 3, क्योंकि 12 मास है, into 3 करना, सोल्व कर देंगे ऐसा रहेगा। उसके बाद में मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास क्या है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है मोलिकुलर मास। जैसे इसको देख लो, मोलिकुलर मास का एक बार, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास वही है जैसे एक मोलिक्यूल है NH3 का, तो इसका मास मोलिकुलर मास हो जाएगा। अभी निकाला था क्लास में 17 आया था, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे 44 आ जाएगा, ठीक है। यही मोलिकुलर मास है ना, मतलब पूरे मोलिक्यूल का मास को मोलिकुलर मास बोलते हैं। उसके बाद में मोल कॉन्सेप्ट देख लो फटाफट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इजी चीज है। मोल कॉन्सेप्ट में बोला है कि 1 मोल जो कंपाउंड होता है, 1 मोल कंपाउंड है ना, उसके अंदर 6.02 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि एवोगैड्रो लॉ है, इसको एवोगैड्रो लॉ भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। दूसरा स्टेटमेंट है 1 मोल कंपाउंड जो है उसका वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर होता है, बट एक कंडीशन है एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, है ना। 22.4 लीटर होता है 1 मोल कंपाउंड का वॉल्यूम, 1 मोल कंपाउंड वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर होता है। और थर्ड स्टेटमेंट बोला है कि 1 मोल कंपाउंड जो है, 1 मोल कंपाउंड उसके अंदर उसका जो मास है, 1 मोल कंपाउंड का जो मास है वो मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। 1 मोल कंपाउंड मास इक्वल्स टू मोलिकुलर मास। जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया का मोलिकुलर मास कितना 70, तो 1 मोल अमोनिया का जो मास है वो भी कितना होगा 70। दिस इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। इन चारों चीजों पे, इन तीनों चीजों पे वो न्यूमेरिकल आते हैं, एक दूसरे में कन्वर्जन, ये सब देखेंगे, एक न्यूमेरिकल इनका करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपन, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन बहुत इजी टॉपिक है, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। चलो देखते हैं। जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन का मास है 40 और हाइड्रोजन का 3, है ना, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। अब मैं आपको बोला कि नाइट्रोजन का परसेंटेज मास होता है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज मास कितना होगा 14 अपॉन टोटल मास, तो 14 अपॉन टोटल मास कितना होगा 17 into 100। हाइड्रोजन का परसेंटेज मास कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का मास कितना 3 अपॉन टोटल मास 17 into 100, मतलब परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट हो जाएगा, परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद में बात करते हैं अपन नॉर्मली एक एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला
इंपीरिकल फॉर्मूला देखो बच्चों, इंपीरिकल फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, रेशियो में रेशियो पढ़ा होगा 6th 7th क्लास में आपने, सेम इंपीरिकल फॉर्मूला उससे रिलेट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये दोनों एक दूसरे के जैसे देखो, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 2/6 को सोल्व करो, तो अगर 2/6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो इंपीरिकल फॉर्मूला होगा 1/3, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है ना। एग्जांपल बता रहा हूं, ये केमिस्ट्री में रिलेटेड नहीं बट आएगा ऐसे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर ये है तो ये इंपीरिकल फॉर्मूला होगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C1H2, क्योंकि यहां पर भी 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है C2H3 तो इंपीरिकल फॉर्मूला भी C2H3 रहेगा, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है ना। अगर C6H6 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इंपीरिकल फॉर्मूला कितना होगा, C1H1 होगा, नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इंपीरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन है। तो एक फॉर्मूला आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इनटू इंपीरिकल फॉर्मूला, सही है। जैसे एक उसी एग्जांपल में शॉर्ट में बता देता हूं, जैसे मान लो कि ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है C2H4, तो ये कैसा है, n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 2 इनटू इंपीरिकल फॉर्मूला कितना है C1H2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो C1 था तो 2 हो गया, H2 था तो 4 हो गया, ये तो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल आ गए। तो ये फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको n इनटू इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री क्या है, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना होता है, एक तो स्टोइकियोन और एक है मेट्रिक। स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो एलिमेंट्स का मेजरमेंट है बेसिकली, कैसे देखते हैं, देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं है ना कि n2, ये वाला तो बहुत ले चुके हैं अपन, एक और एग्जांपल लेते हैं कोई, जैसे H2 plus Cl2 gives twice HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएशन, है ना। तो H2 plus Cl2 gives twice HCl। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, स्टोइकियोमेट्री इसका नंबर ऑफ मोल है, इसके नंबर ऑफ मोल है और इसके नंबर ऑफ मोल 2, तो ये जो 1 और 2 है इनको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, है ना। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हमेशा पता ही है तुम्हारा कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉइंट्स में होनी नहीं चाहिए, इट मस्ट बी इंटीजर, है ना। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है देखो जी, जैसे H2 plus Cl2 gives twice HCl, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एक मोल हाइड्रोजन, मोल इधर भी एक मोल हाइड्रोजन एक मोल क्लोरीन तो 2 मोल HCl बना है। या फिर मास के फॉर्म में देखें तो हाइड्रोजन के कितना मास है 2 ग्राम, Cl2 का 35, एक का होता 35.5 तो 2 का कितना हो गया 71। क्लोरीन का जो मास होता ना, एक क्लोरीन का वो 35.5 होता, 2 का हो गया 71, ठीक है। तो ऐसा ही इन दोनों को मैंने ऐड किया तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और क्लोरीन का 35.5, तो 1 + 35.5 कितना होगा 36, इसको ऐसे लिख देते 1 + 35.5 और ये 2 मोल्स है तो कितना हो गया 36.5, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 73 और जल्दी 73, है ना। तो ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब इसको देखो, अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसके 2 ग्राम हाइड्रोजन लूं, ये मास इन ग्राम है, 2 ग्राम हाइड्रोजन लूं और 71 ग्राम क्लोरीन की, तो गारंटीड है कि 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। बट मैंने मान लो ये 2 ग्राम है
और ये 70 ग्राम ही लिया। कितना ग्राम? 70 ग्राम। तो क्या ये कितना बनेगा? ये क्वेश्चन। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि वो रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट, बेसिकली रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। तो वो रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में है उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जितने भी रिएजेंट्स है ना, जितने भी रिएक्टेंट्स है ना, उन रिएक्टेंट में जो सबसे कम अमाउंट में है, तो देखो ये अमाउंट होना चाहिए था, बट ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, रियलिटी तो यहाँ है। ये वाला क्वेश्चन है अपने बेसिक। तो अगर ये 2 ग्राम लिया और ये 70 ग्राम लिया, तो कौन सा कम लिया अपन ने? ये तो 2 का तो 2 लिया, ये 71 का 70 लिया, तो कम कौन सा लिया? सिर्फ क्लोरीन लिया ना। तो क्लोरीन कम लिया, जो कम है उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, है ना। तो ये डिसाइड करता है। तो एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि द अमाउंट ऑफ कंपाउंड, the amount of product will be decided by limiting reagent। तो अमाउंट जो है प्रोडक्ट की अमाउंट, ये अब क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक कितना बनेगा वो H2 डिसाइड नहीं करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? Cl2। क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। जो कम अमाउंट में होता है वो डिसाइड करता है। गरीब डिसाइड करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अमीर भी डिसाइड करता है, पर देश में गरीबी ज्यादा है, तो गरीब डिसाइड करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। गरीब डिसाइड करेगा कि कंपाउंड कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, 70। ओके, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएजेंट व्हिच इज इन लेस क्वांटिटी। ओके, ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। और लास्ट आ जाता है कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशन होती क्या है बच्चों? सीधी बात है, कोई चीज ज्यादा मीठी है या नहीं है, कोई चीज ज्यादा खट्टी है या नहीं है, कोई चीज ज्यादा कड़वी है या नहीं है। अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर नहीं है तो कंसंट्रेशन कम है। जैसे मेरे को शरबत पिलाया, मीठा है, बहुत बढ़िया, ज्यादा मीठा है तो कंसंट्रेशन हाई है। मेरे को शरबत पिलाया जिसमें शक्कर कम थी तो कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, शरबत ही पिलाओगे, डेढ़ तो नहीं पिलाओगे। तो कंसंट्रेशन के टाइप देखते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन का टाइप है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या है? तो कंसंट्रेशन, पहले कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला देखते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। सोल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में होता है, लेस, उसको सोल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या? जो ज्यादा अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट। जैसे कंसीडर करो कि अगर मेरे को एक गिलास जूस का दिया आपने या शरबत का दिया, तो इसके अंदर ये तो थे चीनी के, ये तो थे पानी, ये तो पूरा पानी है शरबत, और ये रुआबजे के कुछ मॉलिक्यूल्स। अब बताओ कि रुआबजे के मॉलिक्यूल ज्यादा है या वाटर के मॉलिक्यूल? ऑब्वियसली बात है वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो वाटर वो तो क्या हो गया? वो वाटर मोर है तो क्या हो गया? सॉल्वेंट। फिर ये जो रुआबजे के मॉलिक्यूल है, रुआबजा, ये क्या हो गया? ये हो गया सोल्यूट, क्योंकि रुआबजा कम है। सीधी बात है, दो रुआबजे के 2 ढक्कन डालोगे, ऐसा थोड़ी है पूरी ग्लास रुआबजे भर के फिर 2 ढक्कन पानी के डालोगे, ऐसा नहीं है। जो कम डालोगे वो है सोल्यूट, जो ज्यादा डालोगे वो है सॉल्वेंट। और सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन बनता है। तो अगर सोल्यूट ज्यादा है, अगर शक्कर ज्यादा है, अगर रुआबजा ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई नहीं होगी, मीठा नहीं होगा। यस, तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ रुआबजा इन वाटर, द अमाउंट ऑफ सुगर इन वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को डिनोट करने के, कंसंट्रेशन हाई है, लो है या मीडियम है, तो इसको डिनोट करने के 4 तरीके, बस ये 4 तरह के। लास्ट टॉपिक है अपना मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज किसे? मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट ज्यादा होना चाहिए, सीधी बात है। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? सोल्यूट भी है प्लस सॉल्वेंट भी, दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे इनटू 100। ये परसेंटेज है मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये है मास परसेंटेज ऑफ
कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का फॉर्म है मास परसेंटेज का पहला। दूसरा देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज वो कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम की बात कर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ऊपर तो सोल्यूट ही आएगा क्योंकि मेन बात सोल्यूट की होगी, सोल्यूट ही डिसाइड करता है कंसंट्रेशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वही है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिक्सचर इनटू 100, ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। तीसरा, अब ये तो दोनों बहुत इजी हैं, अब दो तीन जो है बचे हुए हैं वो बहुत टफ है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और वो एग्जाम में आते भी हैं। सबसे पहले देखो मोल्स, नंबर मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास नंबर निकालने का फॉर्मूला है। तो तीसरा जो फॉर्मेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन से भी अपन कंसंट्रेशन को डिनोट कर सकते हैं सॉल्यूट की। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में टोटल मोल्स, सॉल्यूशन में मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों की, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है ना। और फोर्थ आ गया आपका मोलरिटी, मोलरिटी इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल एम से। ये क्या होता है, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter of solution is called molarity। डेफिनेशन बना सकते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter of solution is known as molarity। और एक लास्ट आता है आपका मोलरिटी, मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलरिटी, रिटी को स्मॉल m कैपिटल m से, मोलरिटी को कैपिटल m से और मोलरिटी को स्मॉल m से, है ना। तो मोलरिटी क्या होती है, वो भी यही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, यहाँ है वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना ओनली सॉल्वेंट, यहाँ तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में तो दोनों चीज आ गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बट यहाँ ओनली सॉल्वेंट। तो मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। These are the types।